ओके, अब इधर ध्यान दीजिए। हम लोग फिलॉसफी पढ़ेंगे। माय नेम इज प्रियांशु। इंग्लिश मीडियम बैच है। ओके, सो वी विल बी स्टडिंग टुगेदर फिलॉसफी। Are you aware of the subject? Have you gone through the syllabus? Have you gone through the syllabus? आपने सिलेबस नहीं देखा है? ओके, सो देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो सबसे पहले सिलेबस को उठा के देखिए कि किस सब्जेक्ट में आपको कौन सी टॉपिक पढ़नी है ना? तो उससे आपको ये समझ में आएगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको देखना है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि उन टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना? सो माय रिक्वेस्ट इज दैट काइंडली गो थ्रू द टॉपिक्स ऑफ द सिलेबस, ओके, एंड ऑल्सो द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. So philosophy as a subject, do you have any idea about what do we study in this subject, what the subject deals with, why we are studying it, and why it is important for your examination? Any idea about the subject? How are you? Fine. Okay. How were the exams? इस बार दिया था? अच्छा, इस बार नहीं दिया. Okay, fine. तो कोई आइडिया है सब्जेक्ट के बारे में? आपको तो पूरा पता होगा, हाँ? ओके, सो इट वुड बी लाइक अ रिवीजन फॉर यू. इट्स ऑलवेज गुड टू हैव रिविजन्स. सो द सब्जेक्ट इज अबाउट knowledge. The subject is about the way to acquire knowledge. How do we perceive our existence, reality? How do we come to know about such reality? Okay, so all these things come under the subject matter of philosophy. What do we mean by saying that somebody is a philosopher? क्या आप मानते हैं कि आप दार्शनिक हैं? थोड़ा भी नहीं, नॉट एट ऑल. दार्शनिक किसे कहते हैं? हु इज अ फिलोसोफर? बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि बड़ा फिलोसोफर बन रहा है, बड़ा फिलोसफी झाड़ रहा है. तो क्या मतलब, व्हाट डू वी मीन टू से? आप बताइए. अच्छा, तो फिलोसोफर क्या करता है? किसी चीज को समझने का प्रयास करता है और फिर उस पर अपने थॉट्स देता है. Fine. See, the basic thing is that we say somebody as a philosopher who tries to understand things. पहली चीज तो ये क्लियर है, जो कि किसी चीज को समझने का प्रयास करता है. तो समझने के लिए यहाँ पर क्या है? What is there to understand in our life and this world? सिचुएशन को देख के समझना. ओके, फाइन. ओके, सो द फर्स्ट थिंग व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, वो पहली चीज क्या है जो हमें समझने की जरूरत होती है? बॉडी लैंग्वेज. नहीं, हर किसी के बारे की बात, एग्जिस्टेंस, आवर ओन सेल्फ, राइट? जब हम समझने की बात करते हैं तो हम क्या चीज को सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं? दूसरों को नहीं प्रयास करते समझने का. सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि हम कौन हैं? हु एम आई? व्हाट इज माई एग्जिस्टेंस ऑल अबाउट? why I am here, what is my role and purpose in this world. okay, क्या यही लाइफ एकमात्र और फाइनल लाइफ है या इसके बाद भी कोई लाइफ है? क्या इस तरह के प्रश्न हमारे दिमाग में नहीं आते? सभी के दिमाग में आते हैं कि इस जीवन के बाद क्या होगा. सबकी मृत्यु होनी है, वो निश्चित है. कोई भी चीज, फिजिकल ऑब्जेक्ट, मटेरियल ऑब्जेक्ट जो है, उसका एक डेफिनिट टाइम पीरियड है और उस टाइम पीरियड के बाद वो उसकी एज पूरी हो जाएगी. तो उस डेथ के बाद क्या होगा? जो लोग मर जाते हैं उनके साथ क्या होता होगा? क्या ये सभी प्रश्न हम लोग के दिमाग में नहीं आते? आते हैं. तो ये प्रश्न जो हैं वो किन विषय के अंतर्गत आते हैं? क्या साइंस में पढ़े जाते हैं, फिजिक्स में पढ़े जाते हैं, ज्योग्राफी में पढ़े जाते हैं? हाँ, टू सम एक्सटेंट अंडर रिलीजन, धर्म के अंतर्गत हम इन विषयों को लेते हैं कि मनुष्य कौन है, मानव कौन है, मानव होने का अर्थ क्या होता है ना? मनुष्य होने का अर्थ क्या होता है? क्या हम सब में ये प्रश्न नहीं उठता है कि मैं मनुष्य हूं तो मेरे ड्यूटीज क्या हैं?
मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, व्हाट डज इट मीन टू बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमैनिटी क्या है, मानवता क्या है. सो when we talk about the most fundamental questions about life and existence, we are dealing with philosophy. So what differentiates it with other subjects? अभी जैसे हम लोगों ने बात की कि लाइफ के संबंध में जो क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, वो इसके अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं. जो फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं हमारे एग्जिस्टेंस के, हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं. तो इस सब्जेक्ट में और दूसरे सब्जेक्ट्स में क्या डिफरेंस है? क्या हम लोग साइंस में लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करते? मैथ में भी करते हैं, है ना, आर्ट्स में भी करते हैं, सोशल साइंसेस में भी करते हैं, लॉ में भी करते हैं. सो व्हाट डिफरेंशिएट्स फिलॉसफी एंड ऑल दीज स्ट्रीम्स ऑफ इंक्वायरी और नॉलेज? आप सभी अलग अलग एकेडमिक बैकग्राउंड से आए होंगे, है ना, तो ग्रेजुएशन, पीजी, मास्टर्स, पीएचडी अलग अलग सब्जेक्ट्स में किया होगा. तो आपने अपने सब्जेक्ट में जो पढ़ा है और अभी जो फिलॉसफी का सब्जेक्ट मैटर मैंने आपको बताया, उसमें आपको क्या अंतर लगता है? एम्पैथी. सो द मोरल एस्पेक्ट. ओके, सो दिस सब्जेक्ट इज ऑल्सो डीलिंग विद द मोरल एस्पेक्ट ऑफ आवर एग्जिस्टेंस. वेरी फाइन. सो मोरालिटी और रादर से एथिक्स as a branch of study is a part of philosophy. Okay, we will see that later. Fine, good. और इसके अलावा other than the morality and the ethics aspect, क्या difference लग रहा है आपको? Subjectivity, very good, very good. The subject is subjective itself. Okay, science में क्या होता है? Objective knowledge होता है ना? Empirical sciences जब हम subjects पढ़ते हैं तो उसमें objective knowledge होता है. मैथमेटिक्स में ऑब्जेक्टिव नॉलेज होता है. द सेम थियरम विल वर्क इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस विथ एक्सेप्शंस, राइट? उसी तरीके से साइंस के जो फॉर्मूलाज हैं वो मोस्ट कंडीशंस में अप्लाई होते हैं विथ एक्सेप्शंस. यहाँ पर क्या है कि सबके व्यूज फंडामेंटल क्वेश्चंस को लेकर डिफरेंट हो सकते हैं. फाइन, ओके. सो कैन वी से आफ्टर दिस डिस्कशन दैट वी आर ऑल्सो फिलोसफर्स, वी ऑल्सो inquire about life? Yes sir. So now you are agreeing that you are also philosophers? How many of you do agree with this? To some extent. Good, to some extent. So वो कमी क्या है कि हम दार्शनिक नहीं हैं? What does a philosopher actually does? सक्सेस नहीं हुए. वेरी गुड, यू आर क्लोज, है ना. हम सक्सेस क्यों नहीं हुए, या कोई व्यक्ति सक्सेस क्यों नहीं होता है ऐसे परस्यूट या इंक्वायरी में? तो आपको ये लगता है कि फिलोसफर्स आर दोज पीपल हुज मोस्टली हुज व्यूज आर वैलिडेटेड बाय अदर्स? वैलिडेशन, थियरीज प्रपाउंड करते हैं. गुड, मीन्स दे हैव अ सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग. व्हाट इज थियरी? इट इज अ सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग. फाइन. आपने जो कहा कि हम भी वैसा सोचते हैं पर हमें उसमें सफलता नहीं मिलती है, उसका वजह क्या है? कि हम लोग उस परसिवरेंस के साथ, उस कमिटमेंट के साथ अपने इंक्वायरीज को रिजॉल्व नहीं करते हैं. हमारे में वो परसिस्टेंसी नहीं है, परसिस्टेंस नहीं है, वो कमिटमेंट नहीं है उन क्वेश्चंस को रिजॉल्व करने का. और जिस व्यक्ति में अपने फंडामेंटल क्वेश्चंस, एग्जिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को, क्वेरीज को और डाउट्स को रिजॉल्व करने का फर्म कमिटमेंट है कि जब तक मैं इस चीज़ को समझ न लूँ, मैं इस रास्ते से नहीं हटूंगा या हटूंगी, तब तक मैं हार नहीं मानूंगी या मानूंगा, वो व्यक्ति दार्शनिक है. और जो एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क में अपने आइडियाज को आगे बढ़ाता है. तो एक आम आदमी में, एक ऑर्डिनरी, एक कॉमनर में और एक फिलोसोफर में क्या अंतर हुआ? आप ही लोग ने बताया है कि वह सिस्टमैटिक तरीके से सोचता है या सोचती है, और दूसरी चीज परसिस्टेंस है ना, कमिटमेंट है, फर्मनेस है टुवर्ड्स, कन्विक्शन टुवर्ड्स अचीविंग द फाइनल आंसर्स ऑफ लाइफ, द अल्टीमेट आंसर्स ऑफ लाइफ. जीवन का जो अल्टीमेट ट्रुथ जिसे कहते हैं फिलॉसफी में, उस सत्य को जानने का प्रयास करना और उसके प्रति एक दृढ़ संकल्प होना, फर्म रिजॉल्व होना, डेट मेक्स समबडी अ फिलोसोफर.
लेकिन क्या कोई व्यक्ति, अब मान लीजिए कि चिंतन कर रहा हो या विचार कर रहा हो, somebody is rationalizing or thinking on these lines, तो किस तरीके से उसे सोचना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति विचार कर रहा है जीवन के अस्तित्व के, लाइफ के, एग्जिस्टेंस के क्वेश्चंस के ऊपर, तो उसे किस तरीके से सोचना चाहिए? क्या रैशनली सोचना चाहिए या इरैशनली सोचना चाहिए? आंसर्स हमारे जो हैं वो फेथ पे, बिलीफ पे बेस्ड होने चाहिए या लॉजिकल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होने चाहिए? हाँ, सब्जेक्टिव है, गुड, इट इज सब्जेक्टिव, बट फिलॉसफी डील्स विथ दीज क्वेश्चंस in a logical fashion, in a rational manner. Within the ambit of philosophy, only such things are accepted which can be tested on the ground of logic and reasoning. Okay? Something which can stand the test and rigor of logic, that only can be accepted in philosophy. Other things are criticized and rejected. Fine? So philosophical inquiry फिर कैसी हुई? Systematic, organized, persistent inquiry based upon logical thinking, based upon critical inquiry, based upon a reasoned inquiry. ठीक है? तो हम लोग इसको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक है, क्या है? नेचर ऑफ फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र का स्वरूप. तो सबसे पहले विषय क्या है इसको समझना जरूरी है और उसका नेचर क्या है ना? तो नेक्स्ट क्लास में जब आप आएंगे तो थोड़ा सा एक बार सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको भी थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा. नाउ कमिंग टू द पॉइंट दैट नाउ हाउ मेनी ऑफ यू आफ्टर दिस डिस्कशन से दैट यू आर अ फिलोसोफर एंड थिंक ऑन दीज लाइन्स? आमतौर पर हम ऐसे नहीं सोचते. कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा सोचता है या सोचती है, देन ही और सी इज अ फिलोसोफर. ओके, सो दैट्स द subject matter of the study we undertake in philosophy. Now coming to the term, इस term का meaning क्या होता है? We were talking about the subject. Now let's talk about the term. Any idea what does this term means? Philosophy. हिंदी में क्या कहते हैं फिलोसफी को? दर्शन शास्त्र. क्यों कहते हैं दर्शन शास्त्र? फिलॉसफी, उसे हिंदी में हम दर्शन शास्त्र कहते हैं. इससे आप क्या समझ सकते हैं? एक्सप्लोरिंग द लाइफ. दर्शन का कनेक्शन एक्सप्लोरेशन से कैसे है? हम एक्सप्लोर करते हैं तब देखते हैं. क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? हम एक्सप्लोर करके देखते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मतलब ठीक है, आपका रिप्लाई ठीक है, बट वो कनेक्शन उसमें क्या है? चलिए उस पर भी आएंगे, उस पर. हाँ, गुड. मतलब किसी चीज को साक्षात देखना. दोनों शब्द अलग अलग हैं. फिलॉसफी जो शब्द है यह वेस्टर्न टर्म है. एक्चुअली द टर्म फिलॉसफी इज कंपोज्ड ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स. क्या क्या है? फिलोस एंड सोफिया. गुड, सोफिया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिलोस? आपने फिलिक एंड फोबिक टर्म सुना है? हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, साइंस में ये सब टर्म्स. क्या अर्थ होता है उसका? फोबिक का अर्थ होता है फियर, फियरिंग, और फिलिक का अर्थ होता है अट्रैक्टेड, लविंग समथिंग. ओके, सो फिलोस मीन्स लव, लव और अफेक्शन, लव और अफेक्शन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोफिया? नॉलेज, नॉलेज, विजडम. ओके, the meaning of Sophia is wisdom or knowledge. Fine. So when we combine these two terms, उनका मीनिंग क्या हो जाता है? लव ऑफ नॉलेज और विजडम. लव और नॉलेज और विजडम हम लोग नोट करेंगे. पहले देखिए, थोड़ा सा इस चीज को समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आराम से नोट्स भी करेंगे, नोट्स मेकिंग भी करेंगे. सो फिलॉसफी इज द सब्जेक्ट. फिलॉसफी इज द टर्म विच इज कंबाइंड ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, फिलोस एंड सोफिया. इसका अर्थ होता है लव फॉर विजडम. व्हाट डू वी मीन बाय विजडम? डू यू थिंक विजडम एंड नॉलेज आर द सेम थिंग और डिफरेंट थिंग?
विजडम को हिंदी में प्रज्ञा कहते हैं, नॉलेज को हिंदी में ज्ञान कहते हैं। तो क्या प्रज्ञा और ज्ञान दोनों एक ही चीज है, विजडम और नॉलेज एक ही चीज है, या अलग अलग है? हाँ, अलग है। प्रीवियस क्लास में आप भी थी, यू वेयर देयर? नो, बैक टू यू, वेर यू देयर? यस यस। तो आपको तो आ रहा होगा समझ में, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, फाइन। तो क्या अंतर है नॉलेज और विजडम के बीच में, क्या अंतर है? अपने कॉमन एक्सपीरियंस से बताइए, सामान्य समझ से। हम्म, तो क्या है विजडम? कम फ्रॉम एक्सपीरियंस, सो नॉलेज कैन ऑल्सो कम फ्रॉम एक्सपीरियंस। ओके, मान लीजिए कि कहीं पे बारिश होती है ना, और किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे अत्यधिक बारिश होती है, एंड यू हैव एक्सपीरियंस्ड दैट रेन, सो यू कैन हैव नॉलेज अबाउट द रेन इन दैट पर्टिकुलर लोकेशन, है ना। तो व्हाट डिफरेंशिएट्स बिटवीन विजडम एंड नॉलेज? अवेयरनेस is wisdom, awareness is something different. Behaving like a human, behaving like a human means you know that you are a human being, and then you are behaving which is apt for a human to some extent that is wisdom. Okay, देखिए knowledge का अर्थ ये होता है when you know about something. For knowledge there should be some object, there should be some object of knowledge, and you know about the content of that object, you know about the what, where, why, how of the object, that is knowledge. When you are aware of something, when you are, गर्मी लग रही है आप सबको भी? क्या एसी काम नहीं कर रहा है? थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा उनको बोल दीजिए। तो नॉलेज क्या है? नॉलेज इज अवेयरनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। विजडम क्या है? सॉरी सॉरी, थोड़ा सा जोर से बोलिए। वाइजनेस और क्वालिटी ऑफ नॉलेज। सी, विजडम इज, एज यू सेड दैट, if I know that I am a human being, so now what I should do? There are certain duties, there are certain qualities expected of a human being. Okay, so if I am manifesting or reflecting such qualities, behaving with others also in a manner befitting a human being, then I am a wise person. Okay, knowing that somewhere there is fire, using fire for benefit is a wise act, using fire for destruction is a fool's act. Okay, so there you know that this is fire, these are the properties of fire, these are the harms it can do. आपको पता है कि आग है, आग के ये नुकसान हो सकते हैं, आपको सारी चीज पता है, आग की प्रकृति पता है। बट इफ यू आर just having that knowledge, no application or wrong application, that is not wisdom. Wisdom entails in utilizing something for a larger benefit for the common human prosperity, for self improvement and for improvement of others. So that is wisdom. तो ये चीज क्या सिखाई जा सकती है किसी को? Can wisdom be taught? Knowledge can be transferred, information can be transferred, but wisdom cannot be transferred. तो कहां से आता है विजडम? सेल्फ से, है ना। विजडम कहां से आता है? हमारे कॉन्शियसनेस से, हमारी इनसाइट से, हमारे अंतर्दृष्टि से, हमारी चेतना से, ठीक है। दैट इज वाई विजडम इज सब्जेक्टिव। ओके, विजडम इज सब्जेक्टिव। नाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू टर्म्स and we understand the meaning of the term philosophy. Love or affection for, yes please, love and affection for wisdom, or in loose terms saying knowledge. Okay, fine. हिंदी में क्या कहते हैं इसे? हिंदी में कहते हैं दर्शन शास्त्र। तो दर्शन क्यों कहते हैं इसे, ये समझना इसलिए जरूरी है, तभी आप वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ऑफ फिलॉसफी और इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ फिलॉसफी को समझ पाएंगे, जो आपके सिलेबस का तीसरा टॉपिक है ना। तो इसे दर्शन शास्त्र क्यों कहते हैं? शब्द से अर्थ बताइए ना, शब्द से ही अर्थ है, कोई इसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज की आवश्यकता नहीं। देखने का नजरिया,
देखने का तरीका, है ना, अप्रोच, देख के जो सीखा जा सके, फाइन। दर्शन का अर्थ क्या होता है, शब्द का अर्थ बताइए। देखना, आपके सामने जो प्रकट है उसको देखना, उसका दर्शन करना है। यहाँ पर भारतीय जो दर्शन पद्धति है उसका कोई इशू है? वहाँ गर्मी लग रही है आपको पीछे? नहीं, ठीक है। जो दर्शन में भारतीय दर्शन का नजरिया है उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है उस परम सत्य को, उस फाइनल आंसर को, उस अल्टीमेट ट्रुथ को साक्षात्कार करना। सेल्फ रियलाइजेशन हम जिसे बोलते हैं, आत्म अनुभूति। आर यू गेटिंग द पॉइंट? वहां पर केवल जान लेना नहीं है, भारतीय दर्शन इस मामले में काफी समृद्ध है। वहां पर केवल जान लेने तक व्यक्ति नहीं रुक जाता, जानने के बाद उस चीज को आत्मसात करता है, अपने अंदर इंटरनलाइज करता है। सेल्फ इंटरनलाइजेशन का प्रोसेस उसे उस फाइनल प्रिंसिपल, अल्टीमेट प्रिंसिपल को रियलाइज करने में सक्षम बनाता है। और जब कोई चीज आपके सामने प्रकट रखी हुई हो, सो विल यू हैव एनी डाउट अबाउट दैट? क्या आपको कोई दुविधा होगी कि सामने ये बोतल रखा है, ये आपके लिए प्रकट है, आप इसे देख पा रहे हैं, ये दृश्य है ना? तो वो फाइनल प्रिंसिपल, इंडियन फिलोसफर्स उनका जो अपना व्यू है कि दैट फाइनल प्रिंसिपल कैन बी रियलाइज्ड बाय द सेल्फ, उसे हम अनुभव कर सकते हैं, उसे हम जो है अपने बुद्धि से हम अनुभव कर सकते हैं, उसका हम साक्षात्कार कर सकते हैं। इसीलिए उसे दर्शन शास्त्र कहा गया है, जहां पर उस फाइनल प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज को आप विजुअलाइज करते हैं और उस विजुअलाइजेशन के प्रोसेस में आप उसका रियलाइजेशन करते हैं, और उस रियलाइजेशन के द्वारा आप ये पाते हैं कि वो फाइनल प्रिंसिपल कुछ और नहीं, आप खुद हैं। तो वेदांत का दर्शन क्या है? वेदांत में क्या कहा गया है कि ब्रह्मैव ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्मविद का अर्थ हुआ ब्रह्म को जानने वाला, विद का क्या अर्थ होता है? विद्वान। ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म क्या है? अल्टीमेट रियलिटी, सुप्रीम ट्रूथ, फाइनल ट्रूथ, है ना? तो सुप्रीम ट्रूथ या फाइनल ट्रूथ को अलग अलग स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी में अलग अलग टर्म्स से रिप्रेजेंट किया गया है। वेदांती दर्शन जो है, वैदिक दर्शन, वैदिक दर्शन में सुप्रीम ट्रूथ को ब्रह्म कहा गया है, ठीक है? सुप्रीम ट्रूथ, अल्टीमेट रियलिटी एंड द नोअर ऑफ ऑल नॉलेज। सो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, मतलब ब्रह्म को जानने वाला स्वयं ही ब्रह्म होता है ना? तो अब जैसे कबीर दास ने क्या कहा था, लाली मेरे लाल की चित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। मतलब लाली मेरे लाल की मीन्स द क्वालिटी एंड द फीचर्स ऑफ दैट अल्टीमेट प्रिंसिपल आई वांट टू सीक। चित देखूं तित लाल, जहां मैं देख रहा हूं या देख रही हूं मुझे केवल वही दिख रहा है। और लाली देखन मैं गई, I went to see that ultimate, I went to find out or seek that ultimate principle, मैं भी हो गई ला। तो भारतीय दर्शन का यही निचोड़ है। That is why there is a difference in perspective between the Indian philosophers and the Western philosophers. इस शब्द को समझिए, लव फॉर विजडम। तो यहां पर ऑब्जेक्टिव क्या चीज है? विजडम। एंड व्हाट इज विजडम? इट इज एन इंटेलेक्चुअल परस्यूट, a cognitive pursuit at best we can say. विजडम क्या है? ये कॉग्निटिव परस्यूट है ना? तो एक बार जब पश्चिम के दार्शनिक को वो क्लैरिटी आ जाती है तो वहां पे वो जाके रुक जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग डेकार्ट की बात करें, सो डेकार्ट वाज अ वेस्टर्न फिलोसोफर। आप लोगों ने नाम सुना है डेकार्ट का? किसी ने सुना है? पढ़ा सबने, और किसी ने नाम नहीं याद रखा है। ये तो अन्याय हुआ उस गणितज्ञ के साथ। आप लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड ज्योमेट्री नहीं पढ़ा है? 10th में तो सभी ने पढ़ा होगा। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन ज्योमेट्री डेकार्ट ने ही दी थी। सो बेसिकली डेकार्ट वाज अ मैथमेटिशियन, ओके? सो डेकार्ट वांटेड टू फाइंड आउट दैट अनडाउटेबल प्रिंसिपल, दैट अनडाउटेबल आइडिया विच कैन नॉट बी डाउटेड, ओके? तो उनका जो परस्यूट है वो है आपके सिलेबस में, वी विल स्टडी दैट लेटर। उनका जो परस्यूट है वो नॉलेज की क्लैरिटी को लेकर है, टू अचीव दैट अनडाउटेबल नॉलेज विच कैन नॉट बी डाउटेड।
विच इज द स्टार्टिंग पॉइंट और द बेसिक पॉइंट ऑफ ऑल फिलोसॉफिकल इंक्वायरीज। तो उनका अप्रोच इंटेलेक्चुअल है। इंडिया में जो अप्रोच है, इंडियन फिलॉसफी में जो अप्रोच है, वह अप्रोच स्पिरिचुअलिस्टिक है। स्पिरिचुअलिस्टिक किस तरीके से है कि यहां पर सेल्फ रियलाइजेशन की बात है, आत्म साक्षात्कार या आत्म अनुभूति की बात है। इन द प्रोसेस द पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ बिकम्स दैट फाइनल आंसर। आपने यहां पे देखा होगा कि जिन भी लोगों ने यहां पर दार्शनिक अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, तो उन सभी के अपने अपने स्कूल ऑफ थॉट डेवलप हो गए, उन सभी के अपने अपने फॉलोअर्स हो गए, सेक्ट्स बन गए, रिलीजन्स बन गए। उदाहरण के लिए यदि हम बुद्ध की बात करें, महावीर की बात करें, गुरु गोविंद सिंह की बात करें, सो ऑल दीज वेयर बेसिकली थिंकर्स एंड फिलोसफर्स। दे डेल्ट विद द क्वेश्चंस ऑफ लाइफ, द लार्जर क्वेश्चंस ऑफ लाइफ। तो उनको मानने वाले लोग हो गए और बाद में वो रिलीजन्स बन गए। लेकिन क्या आप यहां पे देखते हैं कि सुकरात का कोई धर्म बन गया, या प्लेटो का कोई धर्म बन गया, एरिस्टोटल का कोई धर्म बन गया, स्पिनोजा एक्विनास का कोई धर्म बन गया? नहीं। तो ये किस चीज के कारण है? क्योंकि इनका परस्यूट यहां पर जाकर समाप्त हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इनके परस्यूट में मोरालिटी नहीं है, यहां कंफ्यूज मत करिएगा। ऐसा नहीं है कि इस ज्ञान की प्राप्ति की जो इनका अपना प्रयास है, दैट इज बेरेफ्ट ऑफ मोरालिटी और एथिक्स, दैट ऑल्सो इन्वॉल्व्स एथिक्स एंड मोरालिटी, एवरीथिंग। बट यहां पर अगर आप सेल्फ रियलाइजेशन जोड़ देते हैं तो ये इंडियन अप्रोच टुवर्ड्स फिलॉसफी हो जाता है, सेल्फ रियलाइजेशन। ओके, सो इसीलिए वेस्ट में इसे फिलॉसफी कहते हैं, और ओरिएंटल जो स्टडी है वहां पर इसे जो है दर्शन शास्त्र कहते हैं। ठीक है, तो समझ गए सब्जेक्ट क्या है? ओके, फाइन। नाउ इफ आई आस्क यू दैट इज अ साइंटिस्ट अ फिलोसोफर? एक साइंटिस्ट भी सिस्टमैटिक तरीके से अध्ययन करता है या करती है, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इंक्वायरी करती है, लॉजिकल तरीके से करती है। सो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स वी टॉक्ड अबाउट फिलोसॉफिकल इंक्वायरी, so it is applicable to a scientist also. So can we say that a scientist is a philosopher? No. आप लोगों को लगता है कि एक वैज्ञानिक भी एक दार्शनिक है? कितनों को लगता है कि नहीं? Okay, 50%, and the rest think that a scientist is also a philosopher. Can I presume that? आपको लगता है? तो कैसे है? आप किस आधार पे कह सकते हैं कि एक वैज्ञानिक दार्शनिक है? See, the subject is completely based upon logical thinking. There is nothing to remember or rote learn. First thing. Second thing is that the subject of philosophy, it is based upon discourse and discussion. So, थोड़ा सा भी हिचक मत रखिए अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने में, अपने डाउट्स को क्लियर करने में, क्योंकि बाद में आपको वो सब जो है एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशंस याद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। सो इट इज बेटर टू क्लैरिफाई योर आइडियाज हियर इटसेल्फ। ठीक है, तो आपको क्यों लगता है कि कोई वैज्ञानिक दार्शनिक है, और जिनको लगता है कि नहीं है उनको क्यों लगता है? दोनों साइड से एक दो आर्गुमेंट आप अपने थिंकिंग से बताइए। ओके, सो आपका कहना है कि चूंकि उनका अप्रोच ऑब्जेक्टिव होता है इसलिए वो फिलोसफर नहीं होते, इसीलिए वो फिलोसफर हो सकते हैं। फाइन, ठीक है, गुड आंसर। तो जिनको लगता है कि नहीं वो दार्शनिक नहीं है, उनको क्यों लगता है सर? एक्सेप्शंस बोल देते हैं, तो यहां पर भी एक्सेप्शंस है। आगे सोचता है मीन्स द आउटलुक इज कम्प्रीहेंसिव, इट इज ऑल इनकम्पैसिंग। जब हम साइंटिस्ट की बात करते हैं तो साइंटिस्ट इज लिमिटेड ओनली टू हिज हर फील्ड ऑफ इंक्वायरी। ओके, he or she does not think in the terms of existence as a whole. कोई वैज्ञानिक ऐसी बातें करता है कि जीवन क्या है, जीवन का क्या अर्थ है? नहीं, वो पूछता है कि इस वस्तु का क्या अर्थ है, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसका क्या नेचर है, उसकी क्या प्रकृति है। फाइन, सभी वस्तुओं की प्रकृति है तो वो प्रकृति कहां से आई, ये तो वैज्ञानिक नहीं पूछता। प्रकृति है तो क्यों है, ये वस्तु है ही क्यों, ये तो नहीं पूछता कोई भी वैज्ञानिक। नहीं,
अगर कोई व्यक्ति आर्ट्स के अंतर्गत, मान लीजिए सोसाइटी का अध्ययन करता है ह्यूमैनिटीज के अंतर्गत, तो वो सोशल फिनोमेना को, इवेंट्स को समझने का प्रयास करता है, ठीक है, बट हिज और हर परस्यूट ऑफ इंक्वायरी इज लिमिटेड टू सच सोशल फिनोमेना, फाइन। जो सोशल इवेंट्स हैं, जो सोशल बिहेवियर है, सोशल इंटरेक्शंस हैं, कम्युनिटी लाइफ है, सोसाइटी है, उसको क्वेश्चन करता है, उसके विषय में जो हमारे डाउट्स होते हैं, जो क्वेरीज होते हैं, उसको एड्रेस करता है। तो वो ऑल इनकम्पैसिंग नहीं है, दैट इज फ्रेगमेंटेड, दैट इज सेगमेंटेड, दैट इज ओनली लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ इंक्वायरी। बट फिलॉसफी इज ऑल इनकम्पैसिंग, इट क्वेश्चंस द वेरी बेसिस ऑफ लाइफ एंड एग्जिस्टेंस, ओके। एंड इसके अंतर्गत आपको साइंस से, आर्ट से, मैथमेटिक्स से, म्यूजिक से, एस्थेटिक्स से, जहां से भी कंसेप्ट हो, उन कंसेप्ट को लेकर द एग्जिस्टेंस एज अ होल, हम इस पूरे अस्तित्व का अनुभव करते हैं ना, कि हम हैं, ऑल ऑफ अस परसीव आवर सेल्फ, ओके, एज ए फिजिकल बॉडी एज वेल एज ए साइकोलॉजिकल बीइंग। हम सभी अपने आप को एक भौतिक शरीर और एक चेतना के रूप में अनुभव करते हैं, कॉन्शियसनेस के रूप में अनुभव करते हैं, कि नहीं करते? दोनों में से कोई एक करते हैं कि शरीर ही नहीं है, केवल आत्मा है? ऐसा तो नहीं है, आत्मा और शरीर दोनों का अनुभव करते हैं, ओके। इसके अलावा हम क्या अनुभव करते हैं? अन्य लोग भी हैं, अन्य प्रजातियां भी हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी हैं, और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के अलावा भूत प्रेत का भी डर है, सब है ना। सो दिस कंबाइंड एग्जिस्टेंस, दिस इंटायर यूनिवर्स, वी सी स्टार्स एंड वी सी प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स एंड वी सी ऑल टाइप ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट एग्जिस्टेंस है, इसके विषय में जब हम ऑल इनकम्पैसिंग क्वेश्चन करते हैं कि दुनिया किसने बनाई, वैज्ञानिक पूछता है क्या कि दुनिया किसने बनाई? डज स्टीफन हॉकिंग क्वेश्चन दिस? ही क्वेश्चंस अबाउट ब्लैक होल्स एंड ही सेटिस्फाइड विद दोज आंसर्स, ठीक है। मैरी क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी के बारे में पता लगाया, शी गॉट द नोबेल प्राइज, शी वाज हैप्पी इन हर लाइफ। बट प्लेटो वुड नॉट बी हैप्पी विद दैट, ही वुड आस्क अबाउट व्हाई शुड वी बी गुड, हमें अच्छा क्यों होना चाहिए? दैट इज द प्रॉब्लम फॉर अ प्लेटो, ओके। सो दिस डिफरेंशिएट्स साइंटिस्ट एंड philosophers. Philosopher questions about the existence as a whole, in totality, in its completeness, whereas in other fields of inquiry or in other fields or subjects of knowledge, the person who is inquiring is interested only in that particular field, okay. तो यही अंतर होता है फिलोसॉफिकल इंक्वायरी में, द नेचर ऑफ फिलोसफी एंड द नेचर ऑफ इंक्वायरी इन अदर सब्जेक्ट्स। तो हम कह सकते हैं कि फिलोसफी इज अ सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड, रैशनल परस्यूट ऑफ नॉलेज, है ना, विच इज बेस्ड अपॉन क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजन्ड इंक्वायरी, ओके, विच इज अ परसिस्टेंट परस्यूट ऑफ नॉलेज बेस्ड अपॉन लॉजिकल थिंकिंग एंड रीजन्ड इंक्वायरी, ठीक है। कोई डाउट है इसमें किसी को भी? तो अब कितने मानते हैं कि आप दार्शनिक हैं? सबकॉन्शियस माइंड का क्या रोल होता है? वेरी गुड। देखिए, वो जो एस्पेक्ट है वो साइकोलॉजी का एस्पेक्ट है। जब हम माइंड की फैकल्टीज का बात करते हैं, ओके, तो वो मनोविज्ञान का क्षेत्र आता है। सबकॉन्शियस माइंड अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड, हैव यू हर्ड द नेम सिगमंड फ्राइड? हाँ, कौन थे वो? हाँ, he was a psychologist. He was the father of clinical psychology. Okay, he was the father of psychoanalysis. Okay, so he was a prominent psychologist. Sigmund Freud. तो सिगमंड फ्राइड का कहना था कि हमारे जिस कॉन्शसनेस तक हमारा एक्सेस है, पहुंच है, हम अपने आप को कॉन्शस बीइंग के रूप में पाते हैं, तो उस कॉन्शसनेस में हमें क्या लगता है? उस कॉन्शसनेस में हमारी मेमोरीज हैं, हमारे थॉट्स हैं, हमारे आइडियाज़ हैं, हमारे बिलीव्स हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, वही सब मिलके हमारी चेतना बनती है ना, या हमारी चेतना उस तरीके से हमें समझ में आती है। तो उनका कहना था कि इफ़ यू टेक एन आइसबर्ग इन एन ओशन, आइसबर्ग पता है आप लोगों को, है ना, अ फ्लोटिंग बिग मास ऑफ आइस, है ना, इन ओशन। तो उनका कहना था कि जिस तरीके से आइसबर्ग होता है, तो आइसबर्ग का कितना हिस्सा पानी की सतह से ऊपर होता है? बहुत थोड़ा सा, है ना। अगर हम बात करें
तो पूरे आइसबर्ग के वॉल्यूम का मान के चलिए 2-4-5%। द मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन इज बिलो द सरफेस ऑफ वाटर. So he compared and said that the part of consciousness which we have access to, अपने मस्तिष्क के चेतना का वह हिस्सा जहां तक कि हमारी पहुंच है वो इतना है, एंड द रेस्ट इज द सबकॉन्शियस माइंड. सो द इन्फ्लुएंस ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इन आवर डेली लाइफ, इन आवर ड्रीम्स. हम सभी सपना देखते हैं सोने के बाद. तो सपने में आप कुछ ऐसा देखते होंगे जो कुछ आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, या जो कुछ आप दिन में बात कर रहे होंगे आप उसको सपने में देखते होंगे, या आपको जिस चीज़ का डर होगा वो आप सपने में देखते होंगे, या फिर आप जो चाहते हैं आपके जीवन में हो जाए वो आप देखते होंगे. कई बार ऐसी चीज़ें हैं जो एकदम से अनरिलेटेड हैं, आपका उससे कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, तो वो सभी बातें हमारे दिमाग में कहाँ से आती हैं? सबकॉन्शियस माइंड का वहाँ पर रोल होता है ना. कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति शांत है, सुस्त है, वो लोग कह रहे हैं बेकार है, निकम्मा है, कहीं कोई मतलब नहीं है इसका, एंड ऑल ऑफ अ सडन ही स्टार्ट्स गिविंग थियरीज एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स. तो हमारा जो एक्सेस है अपनी माइंड में इस स्मॉल कॉन्शियस पार्ट तक है, इस स्मॉल पार्ट तक है, और ये जो सब कॉन्शियस माइंड है इसका इन्फ्लुएंस हमारे लाइफ पर, हमारे कॉग्निशन पर अलग अलग तरीके से होता है, विच इज वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना. सो इवन साइकोलॉजिस्ट फाइंड इट हार्ड टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन कि इस सब कॉन्शियस माइंड का हमारे लाइफ पे किस तरीके से प्रभाव पड़ता है. फाइन. तो सब कॉन्शियस एस्पेक्ट हमारी माइंड का है, दैट इज साइकोलॉजिकली एंड साइंटिफिकली प्रूवन. किस तरीके से है? सो इट इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी. फाइन. एनी डाउट about the discussion we had about philosophy, its nature, its subject matter? Schools of thought. Fine. So आप कहते हैं ना अलग अलग विद्यालय हैं, अलग अलग स्कूल्स हैं, तो हम क्यों कहते हैं कि ये स्कूल अलग है, वो स्कूल अलग है? बोर्ड बैनर से केवल क्यों कहते हैं ये विद्यालय अलग है, वो विद्यालय अलग है? आइडियली सबकी जो टीचिंग मेथोडोलॉजीज हैं वो अलग अलग होती हैं, सबका जो ऑर्गेनाइजेशन है अलग अलग होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग होता है, पढ़ाने का तरीका, मोड ऑफ लर्निंग अलग अलग हो सकता है. द सब्जेक्ट दे टीच इट मे बी डिफरेंट. सो वी से स्कूल ऑफ थॉट, क्योंकि जो उनके विचार होते हैं वो अलग होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं. सो दैट डिस्टिंक्टनेस, ओके, दैट डिफरेंस, वी से दैट इट इज अ सेपरेट स्कूल ऑफ थॉट, है ना. इसीलिए हम कहते हैं कि वो अलग विचारधारा है, वो अलग विचार है. कोई डाउट? हाँ. गुड क्वेश्चन. यस, आप ये सोचिए ना, हम लोगों ने कहा कि फिलॉसफी इज अ लॉजिकल परस्यूट, है ना. इज लॉजिकल, एक तार्किक मतलब एक्सरसाइज है, लॉजिकल एक्सरसाइज है. तो यदि कोई व्यक्ति यह समझ ले कि एक अच्छा जीवन इस मार्ग से जिया जा सकता है, तो क्या वो केवल अपने आप को सुधारने तक सीमित रहेगा, या रहेगी कि चाहेगा कि सब सुधर जाएं, सब उस नैतिक रास्ते पर चलें, सब उस नैतिक रास्ते पर चलें? तो इसके लिए वो क्या करेगा? अपने संदेश या उपदेश दूसरों को बताएगा, है ना. बुद्ध भगवान ने क्या किया था? सबसे पहले 5 जो लोग थे उनको अपना संदेश दिया, उसके बाद पूरी दुनिया में उनका संदेश गया. शंकराचार्य क्या करते थे? शंकराचार्य शास्त्रार्थ के माध्यम से पूरे देश भर के विद्वानों से, जो अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट के होते थे, उनसे डिबेट करते थे. तो प्राचीन भारतीय दर्शन में शास्त्रार्थ की परंपरा थी, डायलॉग एंड डिस्कोर्स की, डिस्कशन की, इंटेलेक्चुअल इंगेजमेंट की, क्रिटिकल थिंकिंग की. विश्वगुरु होने की परंपरा नहीं थी तब, है ना. तो वो जो है, जो आपने प्रश्न पूछा कि क्या प्रीच करना फिलॉसफी का पार्ट है, तो ऑफ कोर्स, क्योंकि फिलॉसफी क्या केवल इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज तक ही लिमिट रहती है? जब आप एथिक्स पढ़ते हैं, विच इज अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी, तो आप उसमें गुड और बैड, मोरल और इमोरल, व्हाट शुड बी, व्हाट शुड नॉट बी, इन सबको पढ़ते हैं. तो उसमें एक्शन भी तो शामिल है. एक मोरल एजेंट, कोई नैतिक व्यक्ति क्या ये समझकर शांत हो जाएगा कि मैंने समझ लिया क्या अच्छा है क्या बुरा है, कि उसको करेगा भी, करेगा भी? क्या वो दूसरों को भी बताएगा कि हाँ ये करना देखो गलत है? तो प्रीचिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फिलॉसफी.
ठीक है, उसको हम लोग और आगे पढ़ेंगे विस्तार से। तो आप इसका नोट्स बनाएंगे। शैल वी टेक डाउन द नोट्स और यू हैव स्टिल एनी डाउट किसी को भी? अब लिखें, चलिए। नेचर ऑफ फिलॉसफी, द फर्स्ट टॉपिक इन योर सिलेबस हमारा नेचर है। ठीक है, देखिए हम सबके मन में वो फंडामेंटल क्वेश्चंस अराइज होते हैं। तो जब हमारे मन में वो प्रश्न उठते हैं कि मैं कौन हूँ, हम दुविधा में होते हैं अपने खुद के अस्तित्व को लेकर। सबके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आती हैं, पेन्स है, प्लेजर है। जब दुख होता है तो हम सभी सोचते हैं कि यार मेरे ही साथ ये क्यों हो रहा है, मैं ही दुखी क्यों हूँ, या हर कोई दुखी है, तो क्या जीवन में केवल दुख ही दुख है? बुद्ध ने इसी कारण से ना द लग्जरीज ऑफ लाइफ, वो तो राजा के लड़के थे तो छोड़ के क्यों चले गए जंगल? आदमी तो आजकल जो है महल में घुसने के लिए क्या क्या प्रयत्न नहीं करता है कि एक प्लेजरली लाइफ हो, एक लग्जरियस लाइफ हो। फिर क्या उनको कठिनाई आ गई? वो जो मेंटल क्वेश्चंस हैं, जो साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस हैं, वो व्यक्ति को अनरेस्ट की अवस्था में रखते हैं, वो आपको अशांत करते हैं। और जब तक उन प्रश्नों का समाधान नहीं हो जाए तब तक क्या आप एक शांत अवस्था में रहेंगे? तो उन प्रश्नों का समाधान कहां से होगा? फिजिक्स के सिद्धांतों से, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन जानकर कहां से होगा? उस फिलोसॉफिकल इंक्वायरी से होगा। तो क्या कोई व्यक्ति बिना फिलोसॉफिकल परस्यूट के जी सकता है? कुछ ना कुछ वेग आइडिया तो जरूर होनी चाहिए, नहीं तो वो क्या करेगा? धर्म की शरण लेगा, दार्शनिकों की शरण लेगा, कवियों और विचारकों की शरण लेगा ना। ऐसे तो नहीं छोड़ देगा कि चलो ठीक है, कष्ट है तो है, अब क्या करना है, जी रहे हैं, सबको जीना है, मैं भी जन्म ले लिया तो जी रहा हूं। तो इस उदासीनता के साथ व्यक्ति अगर जिएगा तो उसका जीवन सार्थक होगा? नहीं होगा। तो क्या व्यक्ति को सार्थक जीवन जीना चाहिए या निरर्थक जीवन जीना चाहिए? जीवन में अर्थ आप कैसे ढूंढ सकते हैं? ज्योग्राफी पढ़ के। आई एम नॉट डिमीनिंग एनी सब्जेक्ट, आई एम जस्ट क्वेश्चनिंग। ओके, तो ज्योग्राफी पढ़ के क्या मीनिंग ऑफ लाइफ आ सकती है? उसमें भी आपको उसका फिलॉसफी पढ़ना पड़ता है। हर सब्जेक्ट में जब आप हाईएस्ट नॉलेज एक्वायर करते हैं तो आपको पीएचडी की डिग्री दी जाती है, डॉक्टरेट इन फिलॉसफी ऑफ दैट सब्जेक्ट। ओके, तो आपको लाइफ का यदि मीनिंग सर्च करना है तो आप कैसे करेंगे? एग्जिस्टेंस और लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस को एड्रेस करके। दैट इज व्हाई एल्डस हक्सले, who was a Western philosopher, he said that there is no choice between philosophy and no philosophy. There is no choice between philosophy and no philosophy. दर्शन और अदर्शन के बीच का चुनाव ही नहीं है। विदाउट फिलॉसफी नोबडी कैन लिव अ मीनिंगफुल लाइफ। हम सबके माइंड में एक लूज फ्रेमवर्क तो होता है लाइफ को लेके, एक लूज फ्रेमवर्क तो सबके माइंड में होता है। क्या है? तो चलो एक रेडीमेड आंसर है, हाँ ईश्वर है। अगर एक आसान सा उत्तर चाहिए जीवन को लेकर तो ईश्वर है, अच्छी बात है भाई, वो हमारे सभी एक्टिविटीज का, हमारे कर्मों का, हमारे भाग्य का वो विधाता है। पर यदि व्यक्ति आगे ये सोचता है कि अगर ईश्वर है तो मेरे जीवन में दुख क्यों है? ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, ईश्वर चाहे तो मेरे जीवन के दुख को मिटा भी सकता है, तो मिटाता क्यों नहीं है? ईश्वर एक ऐसी दुनिया क्यों नहीं बनाता जिसमें कि बुराई की ही नहीं जा सकती हो? ईश्वर सर्वशक्तिमान है ना, तो उससे तो बाहर कुछ भी नहीं है उसके बस के। तो एक थीस्ट फिर ये सोचता है, एक ईश्वरवादी ये सोचता है कि यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकता है, सब करने में सक्षम है, तो वो एक ऐसी दुनिया क्यों नहीं बनाता जहां कोई अन्याय ही ना हो? क्या दुनिया में इनजस्टिस है? नहीं है। दुनिया में कोई अन्याय नहीं है, है? क्या हर बार अन्याय करने वाले को सजा मिलती है? नहीं। तो यदि ईश्वर हर कुछ ओवरसी कर रहा है तब तो उस ऑपरेसर को और उस जो विक्टिम है उसको न्याय मिलना चाहिए, और जिसने गलत किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। पर ऐसा हर परिस्थिति में होता है? नहीं होता। तो फिर जो थीस्ट व्यक्ति है, जो ईश्वर में आस्था रखता है, और अगर वो लॉजिकल व्यक्ति है तो ये सोचेगा कि फिर ऐसा क्यों है भाई, ईश्वर ने ऐसा क्यों कर दिया? ठीक है, तो इस तरीके के आइडियाज हम सभी के माइंड में होते हैं, पर वो लूज आइडियाज हैं, वो सिस्टमैटिक नहीं है। जब आप प्लेटो को पढ़ेंगे, जब आप बुद्ध को पढ़ेंगे, महावीर को पढ़ेंगे, जब आप शंकराचार्य को पढ़ेंगे, रामानुजाचार्य को पढ़ेंगे, तो उनके दर्शन में एक सिस्टम ऑफ आइडियाज है, कंसिस्टेंसी है। भले ही आप उनके आर्गुमेंट से, उनके कंक्लूजन से अग्री करें या ना करें,
उनकी बातें आपको कन्विंसिंग लगे या ना लगे, पर उनकी बातें लॉजिकल होंगी। ठीक है, तो अब ये प्रश्न उठता है कि हम में से कोई भी एक फिलॉसफी के बिना, अपनी अपनी फिलॉसफी होगी, अपना अपना बिलीफ होगा, अपना अपना सेट ऑफ आइडियाज होगा, पर बिना उसके नहीं जी सकते। यदि आपसे कोई पूछे कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है, तो आप बोलेंगे बस ऐसे ही चल रहा है। कोई तो पर्पस होगा। क्या पर्पस है? वो फाइनल डेस्टिनी क्या है आप जिसे अचीव करना चाहते हैं? हाँ, तो ये तो एक लाइवलीहुड के लिए आपका परस्यूट है ना। फाइनल परस्यूट क्या है लाइफ का? अल्टीमेट परस्यूट क्या है? जब आप ये क्वेश्चन करते हैं देन यू आर गेटिंग इनटू द रियल्म ऑफ फिलॉसफी। ठीक है, तो क्या कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि नहीं, मुझे मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि मेरे लाइफ का अल्टीमेट परस्यूट क्या है, ये सब बेकार की बातें हैं, मैं जी रही हूं, मैं खुश हूं, दैट्स ऑल फाइनल, ठीक है? क्या वैसा कह के भी व्यक्ति संतोष की अवस्था में रह सकता है? क्या क्वेश्चंस उसके माइंड से हट जाएंगे? नहीं हट जाएंगे, तब भी उठेंगे। एक छोटा सा कहानी है, ध्यान से सुनिए। एक बार एक मंदिर में एक साधु था, और साधु क्या था कि बड़ा वो विद्वान व्यक्ति था। तो उसके बारे में यह बहुत चर्चा थी कि वह व्यक्ति सर्वज्ञानी है, समस्त वह दर्शनों का ज्ञाता है, और हर प्रकार की वो दुविधाओं का, हर प्रकार के डाउट का उसके पास जवाब है। तो एक व्यक्ति बड़ा परेशान था, वह भी जीवन के जो अप्स डाउन्स हैं, दुख है, पेन प्लेजर है, इससे छुटकारा पाना चाहता था। परिवार से परेशान था, नौकरी भी नहीं लगी थी। तो वो व्यक्ति उस साधु के पास गया और बोला कि आपके बारे में बहुत चर्चा सुनी है, तो आप मुझे इन सब झंझट से मुक्ति दिला दीजिए। जब आपको स्वयं मुक्ति मिल गई, व्हेन यू आर योरसेल्फ फ्री ऑफ ऑल द डाउट्स एंड ऑल द पेन एंड प्लेजर ऑफ लाइफ, तो हमको भी इनलाइटन करिए। तो उसने कहा ये तो बहुत चुटकी का काम है, कहाँ परेशान थे तुम इतने दिन, बिल्कुल सही जगह आ गए। तो उसको बड़ा हैरानी हुई कि मैं इतने दिन से परेशान हूँ, ये कह रहा है चुटकी का काम है। उसने कहा कि बिल्कुल चुटकी का काम है, बस एक काम करना पड़ेगा। तो उसने कहा क्या करना पड़ेगा? बोला कि देखो कुछ नहीं है, जब लौटते समय अपने घर जाना तो मन में बंदर का ख्याल मत लाना, घर लौटते लौटते तुम इनलाइटन हो जाओगे। घर जाते समय, लौटते समय अपने मन में बंदर का ख्याल मत लाना, जब वापस अपने घर पहुंचोगे तो तुम्हें भी इनलाइटनमेंट मिल चुका होगा। वो व्यक्ति जैसे उसके पास से छूटा, अभी मंदिर के सीढ़ी के नीचे ही गया था कि उसके माइंड में छोटे छोटे बंदर कूदने लगे। सीढ़ी के सबसे नीचे पायदान पे पहुंचा तो उसके दिमाग में तो केवल बंदर ही बंदर कूद रहे थे, और घर पहुंचने से पहले पहले वो खुद ही बंदर बन चुका था। तो जो मन के हमारे डाउट्स हैं वो कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। मेरा ये एनेक्डोट सुनाने का उद्देश्य ये था। तो यदि कोई व्यक्ति कहता है कि आई हैव नथिंग टू डू विथ व्हाट द लाइफ इज अबाउट, व्हाट इज द अल्टीमेट मीनिंग ऑफ लाइफ, आई हैव नथिंग टू डू विथ दैट, ऐसा कहने से जो माइंड के क्वेश्चंस है वो आपका पीछा नहीं छोड़ते। दैट इज वाई इट इज इंपेरेटिव टू हैव अ फिलॉसफी ऑफ लाइफ। ओके, फिलॉसफी ये भी हो सकती है कि आई एम केयर फ्री, एवरीथिंग इज इम्परमानेंट सो आई एम केयर फ्री, दैट्स फाइन, दैट्स अ फिलॉसफी इन इटसेल्फ। बुद्ध का दर्शन ही यही है, इम्परमानेंस का। ओके, बट दैट इज ऑल्सो अ फिलॉसफी। That is why Aldous Huxley said that there is no choice between philosophy and no philosophy. There is always the choice between a good philosophy and a bad philosophy. ठीक है, समझ में आया आप लोगों को पीछे? क्या आपको अभी लगता है कि नहीं यू कैन लिव विदाउट अ फिलॉसफी? देन आर्ग्यू इट। ये डाउट जो है कि फिलॉसफी का क्या इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस है, और अगर आपको इसको लेकर कोई काउंटर आर्गुमेंट है तो आप उसको प्रेजेंट करिए। चलिए ठीक है, इस पे सोचिएगा। अब देखिए, नाउ द टर्म कम्स दैट देयर इज चॉइस बिटवीन, आपको कुछ कहना है? ओके, नाउ द टर्म इज देयर इज द चॉइस बिटवीन, देयर इज द ओनली चॉइस बिटवीन अ गुड फिलॉसफी एंड अ बैड फिलॉसफी। व्हाट डू वी मीन बाय अ गुड एंड अ बैड फिलॉसफी? गुड एंड बैड फिलॉसफी, गुड एंड बैड फिलॉसफी। अभी हम लोगों ने फिलॉसफी की चर्चा की तो उसके फीचर्स को समझा है ना, कि
फिलॉसफी के क्या फीचर्स होते हैं, तो उसी बेसिस पर बताइए कि गुड फिलॉसफी आप किसको कहेंगे और बैड फिलॉसफी किसको कहेंगे। अच्छा दर्शन और बुरा दर्शन। अभी हम लोगों ने फिलॉसफी के कुछ क्वालिटीज की चर्चा की जो कि अन्य सब्जेक्ट से या अन्य नॉलेज के परस्यूट से उसे डिफ्रेंशिएट करता है या अन्य एक्टिविटीज से उसे अलग करता है। उस बेसिस पर बताइए कि व्हाट कैन बी अ गुड फिलॉसफी, व्हाट कैन बी अ बैड फिलॉसफी। अच्छा, क्या क्या क्वालिटीज की बात की थी, इसको एक बार फिर से आप ये करिए। फिलॉसफी किसे कहते हैं, क्या होता है उसमें, किस प्रकार की स्टडी होती है, सिस्टमैटिक स्टडी होती है ना, सिस्टमैटिक स्टडी होती है, लॉजिकल थिंकिंग होती है, ऑर्गेनाइज्ड होता है और परसिस्टेंट होता है। तो बेस्ड ऑन दीज क्वालिटीज गुड फिलॉसफी क्या होगी, जिनमें ये क्वालिटीज हो, ठीक है, वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, उसमें परसिस्टेंट एफर्ट होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए। लूज आइडियाज तो सबके माइंड में होते हैं, ईश्वर को लेकर, पुनर्जन्म को लेकर, अपने अस्तित्व को लेकर, दूसरों को लेकर, अच्छे बुरे को लेकर, सबके मस्तिष्क में होते हैं। तो पर वो फिलॉसफी तो नहीं है, क्योंकि उसमें एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक उसमें प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, लॉजिकल कंटिन्यूटी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। तो जिस थॉट सिस्टम में ये सभी क्वालिटीज हैं वो एक गुड फिलॉसफी है। जिनमें इनमें से कुछ या कोई भी नहीं है, दैट इज अ बैड फिलॉसफी। तो इसीलिए एल्डर सक्सले ने कहा कि देयर इज नो चॉइस विथ फिलॉसफी और नो फिलॉसफी, देयर इज ऑलवेज अ चॉइस बिटवीन गुड फिलॉसफी एंड बैड फिलॉसफी। ठीक है, नोट डाउन करिए। अच्छा, प्लेट खिसक गया है प्लेट टेक्टोनिक्स। ओके, इस सेंटेंस का क्या मतलब है, एज वी वेयर जस्ट डिस्कसिंग, कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को क्या ये मानेगा कि वैल्यूलेस है, एज ए पर्सन उसका कोई वैल्यू नहीं है, या आप वैल्यूलेस स्टेट में क्या अपने जीवन को बिता सकते हैं, मीनिंगलेस स्टेट में बिता सकते हैं, नहीं बिता सकते। तो फिलॉसफी का ये एम होता है कि किसी व्यक्ति को उसके फाइनल डेस्टिनी के बारे में बताना, कि उस व्यक्ति का फाइनल डेस्टिनी क्या है। मान लीजिए किसी के लिए वो फाइनल डेस्टिनी अच्छा ही हो, एक अच्छा मनुष्य बनना ही उसके जीवन का अंतिम उद्देश्य हो या एकमात्र उद्देश्य हो। किसी के जीवन का अंतिम उद्देश्य किसी की सेवा करना हो सकता है। आप पब्लिक सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लाइफ का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव टू सर्व द पब्लिक हो सकता है, दैट्स अ गुड कॉज फॉर लिविंग अ लाइफ। ओके, तो कुछ ना कुछ वैसा एक फाइनल अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हर किसी का होता है। वो कहाँ से प्राप्त होता है, उस चिंतन से प्राप्त होता है। आज आप तैयारी कर रहे हैं तो सोच के तैयारी कर रहे होंगे कि आई हैव टू सर्व द पब्लिक विथ अदर aspects also. Okay, now next point, it is impossible for moral duty and its performance, moral duty and its performance suggested in Gita, Bible, etc. Moral duties and its performance suggested in Gita, गीता का मतलब भगवत गीता, गीता कॉमा बाइबल etc, मतलब जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में मोरल ड्यूटीज सजेस्ट की गई हैं, प्रिस्क्राइब की गई हैं, सभी स्क्रिप्चर्स में की गई हैं। ऑलमोस्ट ऑल रिलीजन्स दे हैव अ सेट ऑफ मोरल ड्यूटीज फॉर देयर फॉलोअर्स टू कंप्लाई और अबाइड बाय। तो वो कहाँ से आता है, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हर व्यक्ति के पास लूज आइडियाज होते हैं लाइफ और एग्जिस्टेंस को लेकर, और इसके जो फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं उसको लेकर हर व्यक्ति के मस्तिष्क में होता है। क्या कोई ऐसा है जिसके मस्तिष्क में ना होता हो, या कभी हमारा ही दिमाग ऐसा हो सकता है कि हमारे दिमाग में कोई ऐसे प्रश्न ना उठे? तभी नहीं उठेंगे जब आपके पास इन सभी प्रश्नों का हल मिल चुका होगा और आप मोक्ष की अवस्था को प्राप्त कर चुके होंगे, इनलाइटेंड हो गए होंगे, तभी वो संभव है ना। तो हमारे माइंड में वैसे लूज आइडियाज होते हैं। ईश्वर क्या है, तो यहाँ पर अधिकांश लोग जो हैं थीस्ट होंगे, ईश्वर को मानने वाले होंगे। तो आप कहेंगे कि एक ईश्वर है जो कि इस दुनिया से परे रहता है। अगर आप पैंथीज्म में बिलीव करते होंगे कि नहीं इस जगत में भी ईश्वर है, तो आप कहेंगे नहीं, ईश्वर कण कण में व्याप्त है, गॉड इज इन एवरीवन एवरीथिंग। तो ये एक लूज आइडिया है, ठीक है। अभी उसी पर आपसे कोई एक दो फर्दर क्वेश्चन पूछ देगा
तो आप हो सकता है फंस जाए, है ना। तो फिलॉसफी का एम क्या है कि फिलॉसफर अपने उन सब डाउट्स को क्लैरिफाई करने का प्रयास करता है, जो अपने कंसेप्ट्स हैं उसको फर्दर क्लैरिफाई करने का प्रयास करता है। जस्टिफाई नहीं, ध्यान दीजिएगा वर्ड को, जस्टिफाई नहीं, क्लैरिफाई। मैं जो सोच रहा हूं वही सही है, ये मूर्ख का लक्षण है। मैं जो सोच रहा हूं वह अगर तार्किक है तो किस प्रकार से तार्किक है, और यदि मैं तार्किक नहीं सोच रही हूं तो तार्किक क्या है, मैं कैसे तार्किक सोच सकती हूं। तो ये तरीका एक दार्शनिक का तरीका है, ठीक है। तो फिलॉसफी का एम क्या है, कंसेप्ट्स को क्लियर करना, कंसेप्ट्स को क्लियर करना। और दूसरी बात इसने क्या कही है, ये केवल स्पेक्यूलेशन नहीं है। अब यदि शंकराचार्य ब्रह्म के बारे में बात कर रहे हैं, सुप्रीम रियलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत का दर्शन था, तो उन्होंने क्या कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म ही सत्य है, सुप्रीम रियलिटी क्या है, ब्रह्म है, जगत क्या है, उन्होंने कहा कि मिथ्या है, इट इज जस्ट इल्यूजरी अपीयरेंस। और जीव में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, मतलब इंडिविजुअल बीइंग में और अल्टीमेट रियलिटी में कोई अंतर नहीं है। तो क्या वो अटकल लगा रहे थे कि ऐसा हो सकता है, किस आधार पर कह रहे थे, उनकी अपनी लॉजिकल रीजनिंग है। सो फिलॉसफी हैज नथिंग टू डू विथ स्पेक्यूलेशन, फिलॉसफी हैज नथिंग टू डू विथ फेथ एंड बिलीफ्स, फिलॉसफी हैज nothing to do with anything which is irrational and does not stand the test of mind and logic. That is why philosophy is called a subject of critical thinking. Okay, so it is not mere speculation. At the same time, when a person has realized कि सभी एक समान है, अगर मैंने या आपने किसी ने भी यह बोध कर लिया कि हर मनुष्य एक समान है, तो इसका नेक्स्ट हमारे एक्शन में क्या चेंज आना चाहिए, आप समझ रहे मेरी बात। तो हमारे एक्शन में क्या चेंज आना चाहिए, बोलिए, टू ट्रीट एवरीवन इक्वली। सिंपल सी बात है कि सभी के साथ एक समान व्यवहार करना। अगर हम वैसा नहीं करते हैं तो इसका क्या अर्थ है कि हमारे पास इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी नहीं है, हम सोच कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। शंकराचार्य जब काशी में शास्त्रार्थ कर रहे थे, उनका अपना प्रवचन चल रहा था, तो सुबह सुबह नहाने के लिए जो है वो गंगा नदी में स्नान किया उन्होंने और वापस लौट रहे थे। तो एक, हम जिन्हें दुर्भाग्यपूर्ण रूप से निम्न जाति का व्यक्ति कहते हैं, तथाकथित जो शूद्र होते हैं, जिन्हें हम दुर्भाग्यपूर्ण रूप से शूद्र कहते हैं, अनटचेबल्स, वैसा एक व्यक्ति उनमें स्पर्श हो गया। तो शंकराचार्य क्रोधित हो गए, उन्होंने कहा कि अरे तुम्हारी कैसे साहस हुई, तुम मेरे में स्पर्श कर गए, तुमने मुझे अशुद्ध कर दिया, अब बताओ मुझे फिर से नहाना पड़ेगा और व्रत करना पड़ेगा तुमसे स्पर्श होने के बाद, कितना कष्ट तुमने मेरा बढ़ा दिया। तो उसने कहा कि कल तो शाम में क्या क्या बोल रहे थे, ब्रह्म सत्यम और जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म है नापरः, सब बराबर है, सब जीव ब्रह्म है और ब्रह्म ही जीव है, तो ब्रह्म ही ब्रह्म में सट गया तो अशुद्ध क्या हो गया। तो इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी भी फिलॉसफी का, तो वहां पर शंकराचार्य ने उससे माफी मांगी थी। शंकराचार्य ने, क्योंकि उत्कृष्ट कोटि के विद्वान थे, तो उन्होंने क्षमा मांगी। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने ज्ञान के बोझ में दब जाते हैं इतना कि हम उसको एक्शन में नहीं ला पाते, है ना। तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकारी, उससे माफी मांगी। इसीलिए कहा गया है कि फिलॉसफी इज नॉट लिमिटेड टू नॉलेज बट इट मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ मोरल एक्शंस। अब जैसे कि अगर मान लीजिए जैन धर्म हो या बुद्ध धर्म हो, सब में पंच महाव्रत की बात की गई। गांधी जी तो 11 वाउज की बात करते थे, एकादश व्रत की बात करते थे। तो उन वाउज में क्या होता है, उन व्रतों में क्या होता है, दे आर मोरल परसेप्ट्स दैट हाउ वी शुड लिव अ गुड लाइफ, अ मोरल लाइफ। ओके, इसीलिए कहा गया है कि फिलॉसफी इज नॉट मेयर स्पेक्यूलेशन, इट इज मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्शन। वैसे आइडियाज हमारे एक्शन में भी ट्रांसलेट होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अ फिलोसोफर मे बी कॉल्ड a wise person. A philosopher can be called a wise person. A philosopher may be called a wise person, as Socrates
एज सॉक्रेटिस डिफाइंड अ फिलोसफर एज अ सीकर ऑफ विजडम, एज Socrates defined a philosopher as a seeker of wisdom. Seeker, S-E-E-K-E-R. Seeker मतलब one who seeks, tries to find out. Seek का क्या मतलब होता है? खोजना, पता करना, find out. Seeker of wisdom. Socrates कौन थे? Father of Western philosophy. ये वेस्टर्न फिलॉसफी में सोक्रेटिस से भी पहले बहुत लोग थे, एनेक्जिमेंडर थे, स्टोइक्स थे, ये सभी लोग थे, एपिक्यूरस थे। फादर, इनको फादर नहीं कहा जाता है एक्चुअली। जो प्लेटो की फिलॉसफी है, सो इट इज सेड दैट, इधर ध्यान दीजिए आप सभी, इम्पोर्टेंट, हाँ, प्लेटो उनके डिसाइपल थे, और जो प्लेटोनिक आइडियाज हैं वो अधिकांशतः वो सुकरात के विचार हैं, है ना। तो ये कहा जाता है कि द इंटायर वेस्टर्न फिलॉसफी इज नथिंग बट अ फुट नोट टू प्लेटो। J.H. म्यूरहेड जैसे फिलोसफर्स ने भी कहा है द इंटायर वेस्टर्न फिलॉसफी इज नथिंग बट अ फुट नोट टू प्लेटो। और चूंकि प्लेटो के अधिकांश आइडियाज जो है उनके गुरु सुकरात से आए थे, तो ही वॉज अ प्रोमिनेंट फिलोसफर, देयर इज नो डाउट इन दैट, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वेस्टर्न फिलोसफर, बट टू कॉल हिम द फादर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, ये जो है थोड़ा सा। तो सोक्रेटिस वॉज ए ग्रेट ग्रीक फिलोसफर, और उनके डिसाइपल्स बहुत डिस्टिंग्विश्ड लोग हुए, डायोजनिस, प्लेटो, ऑल दीज वेयर स्टूडेंट्स इन हिज एकेडमी, ऑल वेयर हिज प्यूपिल्स, है ना। तो प्लेटो जैसे व्यक्ति का जो गुरु होगा वो साधारण आदमी तो नहीं होगा, है ना। प्लेटो का एक बड़ा फेमस कोट है जो कि आपको यूपीएससी के ऐसे एग्जामिनेशन में भी आया था, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। हमने जो अभी चर्चा की वही चीज है ना, कि एक बिना परीक्षण किया हुआ जीवन जीने योग्य नहीं है। तो सुकरात ये नहीं कह रहे हैं कि परीक्षण नहीं किया तो मर जाओ जाके, सुकरात ये कह रहे हैं कि जीवन का परीक्षण करो, एग्जामिन द लाइफ, ओके, एंड फाइंड द मीनिंग आउट ऑफ इट, ओके। तो सोक्रेटिस, उनका जो दर्शन था, दैट लेड टू द बेसिस एंड फाउंडेशंस ऑफ द वेस्टर्न फिलोसफी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, एम्पिरिकल नॉलेज क्या होता है? इन डेप्थ स्टडी, इन डेप्थ स्टडी सब्जेक्टिव भी हो सकता है, हाँ, साइंटिफिक, हाँ, साइंटिफिक, हाँ। एम्पिरिकल नॉलेज का वो अर्थ हुआ समथिंग विच यू कैन काउंट, क्वांटिफाई, प्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस। साइंस में क्या होता है, अगर हम सेम एक्सपेरिमेंट करें तो बार बार सेम रिजल्ट आएगा। मैथ में क्या होता है, इफ वी प्रोसीड इन अ पर्टिकुलर मैनर सो वी get the same formula or theorem. So that is empirical knowledge which can be counted, which can be shown by the virtue of such information. तो फिलॉसफी का अल्टीमेट गोल जो है वो एम्पिरिकल नॉलेज तक सीमित नहीं है, वो विजडम तक है। लेकिन वो अप्रोच चूंकि अभी हम लोगों ने चर्चा की वेस्टर्न फिलॉसफी का है, ओके। इंडियन फिलॉसफी में क्या अल्टीमेट गोल है? सेल्फ रियलाइजेशन। उसको क्या कहा गया है यहाँ पर? हाँ हाँ बताइए, सही कह रहे हैं आप, बोलिए, संकोच मत कीजिए। मोक्ष है ना, उसको मोक्ष कहा गया, मोक्ष या निर्वाण, अपसर्ग, है ना, अलग अलग अपवर्ग, अलग अलग तरीके से उसे नाम दिया गया है। तो वेस्टर्न फिलॉसफी में जो सब्जेक्ट का एम है वो विजडम को अचीव करना है। इंडियन फिलॉसफी में एम क्या है? सेल्वेशन, सेल्वेशन, लिबरेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, इनलाइटनमेंट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, salvation, salvation और liberation, liberation. Indian philosophers aimed for immortality, salvation और liberation. Immortality क्या होता है? Are we immortals? No, we are थोड़ा बहुत, हाँ, नहीं, ठीक है, इंटरेस्टिंग है। कौन कह रहा है? आर वी इमॉर्टल्स? नो, किसी भी तरीके से हम इमॉर्टल्स नहीं। वी आर स्टडिंग फिलॉसफी, ओके। यहाँ हर चीज का स्कोप होता है, हाँ। गॉड सोल इज इमॉर्टल, ओके, ठीक है। और
नहीं, अगर हम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में ना जाएं तो क्या हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति अमर है? हम कहते हैं ना कि महान लोग अमर हो जाते हैं, ईसा मसीह अमर हो गए, बुद्ध अमर हो गए, नानक अमर हो गए, गांधी अमर हो गए। क्यों कहते हैं? विचार, विचार, आइडियाज नेवर डाई। ओके, इफ योर आइडियाज आर सो फोर्सफुल दैट इट इन्फ्लुएंसेस अक्रॉस टाइम। सोक्रेटिस के आइडियाज हम आज पढ़ रहे हैं, प्लेटोनिक आइडियाज आज पढ़ रहे हैं। शंकराचार्य कब हुए थे? 1400 साल पहले, 1300 साल पहले, अब पढ़ रहे हैं। तो उनके जो आइडियाज है टाइमलेस हैं। एंड व्हाट इज इमॉर्टैलिटी? डिफीटिंग टाइम, सर्वाइविंग आफ्टर योर लाइफ, दैट इज इमॉर्टैलिटी। तो उस कंटेक्स्ट में हम कह सकते हैं कि ये लोग इमॉर्टल्स हैं। दूसरा, जब हम फिजिकल इमॉर्टैलिटी की बात करते हैं, आजकल बड़ा ऐसा साइंस में रिसर्च चल रहा है कि एजिंग का प्रोसेस ही रोक दिया जाए या रिवर्स कर दिया जाए। तो क्या ये संभव है? अभी जो हमारे पास साइंटिफिक अचीवमेंट अवेलेबल है उसमें संभव नहीं है। पता नहीं फ्यूचर में क्या हो जाए, आने वाले 100, 200, 500 साल में ऐसी तकनीक आ जाए कि जब आदमी अमर हो जाए, है ना। तो इमॉर्टैलिटी जो है वो व्यक्ति उसकी कल्पना क्यों करता है? वाई आर इंडियन फिलोसफर्स सीकिंग इमॉर्टैलिटी? पश्चिम वाले तो यहाँ विजडम तक पहुंचकर संतुष्ट हो गए, पर यहाँ क्या दिक्कत हो गई? यहाँ क्यों बोले कि केवल विजडम से काम नहीं चलेगा, इमॉर्टैलिटी चाहिए, सेल्वेशन चाहिए, इनलाइटनमेंट चाहिए। क्या कठिनाई आई? क्या जान लेने से केवल पीड़ा का, दुख का अंत हो सकता है? केवल जान लेने से? सब्जेक्टिव आंसर है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए, ये अप्रोच की बात है। यहां पर अप्रोच ये था कि जब आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाते हैं तो आप सभी प्रकार के मेंटल डायलेमा, मेंटल क्लाउड क्लियर हो जाते हैं एंड यू आर इन अ स्टेट ऑफ पीस। ओके, यू आर इन अ फोकस्ड एंड काम स्टेट ऑफ माइंड। फाइन। तो जो रेस्टलेसनेस है माइंड का, जो अनसेटल्ड माइंड की अवस्था है, वो शांत हो जाती है एंड यू हैव द आंसर्स टू ऑल ऑफ योर क्वेरीज। तो सब्जेक्ट को लेके अप्रोच अलग है वेस्ट में, अप्रोच की बात कर रहे हैं हम। ओके, इंडिया में अप्रोच क्या है कि भाई अगर मन में सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया, परंतु शरीर तो है। बुद्ध ने क्या देखा था? क्या देख के विचलित हो गए थे? मृत व्यक्ति को देख के विचलित हो गए थे, वृद्ध को देख के, बीमार को देख के, बच्चे को देख के, सन्यासी को देख के, सन्यासी को देख के वो विचलित हो गए थे। तो भले ही मन से प्रश्न खत्म हो जाए, शरीर में तो बुढ़ापा होगा ना। जीते मरते तो देखेंगे आस पड़ोस के लोगों को, बीमार होते व्यक्तियों को देखेंगे तो कष्ट होगा ना। शारीरिक पीड़ा तो समाप्त नहीं होगी, मानसिक अस्पष्टता से, मेंटल क्लैरिटी से क्या जो फिजिकल, जो बॉडीली पेन है वो खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। तो यहां कहा गया कि जब तक शरीर है तब तक पीड़ा है, जब तक जीवन है तब तक दुख है। लाइफ को लेके जो अप्रोच है वो समझिए, जब तक शरीर है तब तक पीड़ा है। बुद्ध का तो कहना था कि सुख में भी दुख है, प्लेजर ऑल्सो इन्वॉल्व्स पेन। क्या आपको ऐसा लगता है कि प्लेजर ऑल्सो इन्वॉल्व्स पेन? कैसे? खोने का डर, सुख को खो देने का डर, ठीक है, आनंद को, आनंद के समाप्त हो जाने का। इसीलिए मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर नॉट एबल टू एंजॉय देयर लाइफ और गुड टाइम्स। वो ये सोचते रहते हैं कि अब आगे क्या होगा, अभी तो है, चलो है, मौज मस्ती चल रही है, आगे क्या होगा पता नहीं। सो दैट इनसिक्योरिटी डज नॉट अलाउ देम टू एंजॉय द प्रेजेंट। ओके, तो इस कंटेक्स्ट में बुद्ध ने कहा कि इवन प्लेजर इन्वॉल्व्स पेन, एंड दैट इज वाई लाइफ में तो केवल प्लेजर है या पेन है। उसके अलावा तो तीसरी अवस्था वही है जो उन्होंने बाद में इनलाइटनमेंट की प्राप्त की। हर व्यक्ति के लिए तो संभव नहीं है। तो जीवन में या तो प्लेजर है या पेन है उनके अनुसार, और पेन में तो पेन है ही, प्लेजर में भी पेन है, तो पूरा जीवन ही पेनफुल हो गया, है ना। तो जो बुद्ध के 4 आर्य सत्य थे, आपको भी पढ़ना है, 4 नोबल ट्रूथ्स, 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स। तो पहला सत्य उनका यही है, लाइफ इज दुख, लाइफ इज पेन, लाइफ इज सॉरो। ओके, तो ये एक अप्रोच है। अब इस सॉरो से कैसे बाहर निकलेंगे? तो यहां पर जो है अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इसीलिए निर्वाण है, सेल्वेशन है, मोक्ष है, समाधि है। एक ऐसी अवस्था जिसमें कि व्यक्ति को ना तो भूख लगे, ना तो उसे शारीरिक वेदना या पीड़ा हो, ना तो वो किसी भी प्रकार के गर्मी, ठंडक, किसी भी प्रकार के बाहरी परिस्थितियों से विचलित हो सके।
तो वैसी एक अवस्था जिसमें व्यक्ति हर प्रकार से स्थिर हो, शांत हो। ओके, दैट इज वाई इंडियन फिलोसफी गोज बियॉन्ड ओनली विजडम एंड इट अटेम्प्ट्स सैल्वेशन, सेल्फ रियलाइजेशन। तो वैसी अवस्था जहां पर कि आप एकदम कंसिस्टेंट हैं, कोई परिवर्तन ही नहीं है मानसिक शारीरिक अवस्था में, तो वह सेल्फ इनलाइटनमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन की अवस्था है ना। चलिए आगे लिखिए। वो तो इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी हो गया। जो सोच रहे हैं अगर हम वो कर रहे हैं, वो तो एथिकल इंटेग्रिटी का एस्पेक्ट है। आप कुछ कह रहे थे? हाँ हाँ, नहीं वो तो इंटेग्रिटी की बात हो गई है ना, वो इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी की बात हुई। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्टिव थिंकिंग? when we reflect upon our own ideas, okay, it is said that life is like a mirror. When you reflect upon your own ideas, your own actions, whether I was right at that point of time, was I wrong at that point of time, क्या मैंने सही किया, क्या मेरे सोच सही थे, क्या मेरे arguments appropriate थे, correct थे, when you think in this manner, that is reflective thinking. When you start reflecting or testing the authenticity of your own actions and ideas, that is reflective thinking. बात आया समझ में? मिरर क्या करता है? मिरर आपकी पूरी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। आप जैसे खड़े हैं, मिरर आपको वैसा शो करेगा। सस्ते कंपनी का शीशा ना हो तो आप जैसे हैं वैसा आपको रिफ्लेक्ट करेगा। जब आप इस तरीके से सोचने लगे कि आप अपने आइडियाज को खुद ही इवैल्यूएट करने लगे, खुद ही उसके ऊपर एक क्रिटिकल एटीट्यूड रखें, जब आपके सामने आप स्वयं उस ऑथेंटिक तरीके से प्रस्तुत हो जैसे कि एक मिरर आपको शो करता है, रिफ्लेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट पॉइंट, एनी एंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड एक्सपीरियंस। एनी, ह्यूमन एग्जिस्टेंस एक्सपीरियंस तो आप समझ रहे होंगे। एनी एंड ऑल क्यों लिखा है? कोई भी और सभी, मतलब मनुष्य के अपने जीवन से संबंधित कई प्रश्न हो सकते हैं। तो वैसे किसी भी प्रश्न के बारे में सिस्टमैटिक असेसमेंट करना, या वैसे सभी प्रश्नों के बारे में सिस्टमैटिक असेसमेंट करना, वो फिलॉसफी का टास्क है। वैसे सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन अपने जीवन के किसी एक वैसे अनुभव या पक्ष को लेकर, जैसे मान लीजिए कि हम जीवन में जब मोरालिटी का क्वेश्चन कंसीडर करते हैं, हम सभी हर एक स्टेप पे सोचते हैं ना, ये करना सही है या ये करना सही है, ये सही है या ये गलत है, ये गलत अगर है तो क्यों गलत है, करते हैं। तो यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो ये फिलॉसफी का टास्क है। क्यों फिलॉसफी का टास्क है? क्योंकि हम सभी वैसे एक्शंस में मोरालिटी को इवैल्यूएट कर रहे हैं। हम गुड और बैड को क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये सही क्यों है और ये गलत क्यों है। ठीक है, एंड ऑल एस्पेक्ट्स, एनी एंड ऑल एस्पेक्ट्स। तो ऑल एस्पेक्ट्स अगर हम बात करें तो जब हम ये प्रश्न करें कि अच्छाई क्या है, गुड क्या है, एक्शंस में अब बात नहीं कर रहे हैं हम, कोई एक्शन किया उसके गुड और बैड का हम कंसिडरेशन कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि गुड क्या है अपने आप में, अच्छाई क्या है, शुभ क्या है। तो यहां पर एनी एंड ऑल हो गया, ठीक है। व्हेन वी क्वेश्चन द मोरालिटी और वी क्वेश्चन द गुडनेस इन ऑल एक्शंस, यानी कि वी आर क्वेश्चनिंग द गुडनेस इटसेल्फ, द गुड इटसेल्फ। प्लेटो के गुड का थियरी अलग है, अलग अलग थिंकर्स के, फिलोसफर्स के गुड का या इथिक्स का, मोरालिटी का थियरी अलग है। सो व्हेन वी टेक अप एनी एंड ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड वी असेस इट इन अ सिस्टमैटिक मैनर, दैट इज फिलोसफी। ठीक है, तो ब्रेक के बाद मिले। हाँ चलिए, समझ में आ गया या कोई डाउट है? कोई भी डाउट हो तो पूछिए विदाउट एनी हेजिटेशन।